नंबर चलने लगे। चलिए अब ध्यान से, पहले तो एक बात सुनो, कल मैंने आपको जितना पढ़ाया था इतिहास में, पहले मैं उसका आपको रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था, क्या चीज़ पढ़ाई थी मैंने कल? मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले जो मैंने टॉपिक लिया था वो मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल क्या होता है। क्लियर बात है ना? पाषाण काल के बारे में सिर्फ मैंने इतना कहा था, ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी का स्रोत या अध्ययन का स्रोत पत्थर से बने उपकरण हैं, यानी पत्थर के द्वारा जितने भी उपकरण बने होते हैं वो हमारा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। फिर मैंने बताया था कि पाषाण काल के बाद, पाषाण काल का अगर हम विभाजन करेंगे तो वो 3 तरीके का होगा। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। फिर मैंने आपको पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में बताया था कि पुरा पाषाण काल में कोई व्यक्ति कृषि नहीं करना जानता था, जीवन आधारित था सिर्फ और सिर्फ किस पर? शिकार पर आधारित था, खेती करना जानते नहीं थे, कंदमूल फल खा के, यानी आदिवासी जिस तरह से जीते हैं, ठीक है, जिस तरह से वन मानुष जीता है उस तरह के जीवन यापन करते थे। फिर धीरे धीरे उनकी वृद्धि हुई और विकास निरंतर चलता रहा। उसके बाद वो मध्य पाषाण काल में पहुँचे तो मैंने आपको बताया यहाँ से कृषि की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है, यानी कि यहाँ पर कुछ लोग कृषि करने लगे थे, साथ साथ में कुछ लोग गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिए थे। इसी काल में गुफाएं भी खोजी गई थी, लेकिन किसी ने अभी तक मकान बनाने जैसी सभ्यता कहीं विकसित नहीं हुई थी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस काल में भी चाहे पुरा पाषाण काल हो चाहे मध्य पाषाण काल हो, उस समय व्यक्ति हमेशा झुंडों में रहा करता था, झुंडों में रहा करता था, इकट्ठे रहा करते थे। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना समझिए कि मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है और उसको एक व्यक्ति को अगर शेर मिल गया तो वो उस व्यक्ति को खा सकता है, भेड़िया मिल गया अकेला खा सकता है, लेकिन अगर वो झुंड में रहेंगे तो हो सकता है वो जानवर उस मनुष्य के ऊपर अटैक ना करे। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से इकट्ठे रहते थे वो लोग। दूसरी चीज़, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो उस समय रोड तो बने नहीं होते थे, तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार का ज्ञान नहीं था, तो किसी व्यक्ति को कुछ अलग प्रकार का ज्ञान, किसी व्यक्ति को दूसरे प्रकार का ज्ञान था, तो उसमें रास्तों का मार्गदर्शन भी आसानी से एक दूसरा व्यक्ति करता जाता था, इस वजह से। और फिर मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, हर चीज़ मैंने आपको बताई थी। पुरा पाषाण काल से आग का आविष्कार हुआ, मध्य पाषाण काल में उसका प्रयोग करना ज़्यादा सीखे, और नव पाषाण काल में आपको मैंने बताया था पहिए का आविष्कार किया और बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया। क्लियर बात है ना? और काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था मानव का विकास क्रम। मानव के विकास क्रम में मैंने आपको सबसे पहले बताया था मानव का विकास क्रम किस क्रम में हुआ। सबसे पहले जो व्यक्ति था वो रामापिथेकस था, फिर ऑस्ट्रोपिथेकस, फिर कौन सा था? होमो इरेक्टस, फिर कौन सा था? नियंत्रथल, फिर कौन सा है? होमो सेपियंस मानव था। क्लियर बात है ना? अब ध्यान से इस चीज़ को समझिए, मैंने आपको बताया था कि इसको आपको याद रखना है क्रम में। क्लियर बात है ना? एक क्रम में आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको निम्नलिखित को क्रम में लगाइए, तो आपको इनको क्रम में लगाना पड़ेगा। क्लियर बात है ना? समझ गए हो ना? अब आपसे कोई अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अगर आपसे ये पूछता है कि पाषाण काल में निम्नलिखित में किसका अध्ययन करते हैं, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करते हैं? नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल, नंबर 4 सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपका आंसर क्या आएगा? मैं फिर ध्यान से दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। पाषाण काल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें से ऑप्शन है मेरे पहला और दूसरा सही, ऑप्शन तो याद हो गए। अगर मैं ऑप्शन आपसे दूं कि ए और बी सही है, अगर ऑप्शन दूं ए बी सी दोनों 2 सही है, सी दूं मैं नन ऑफ दी, एक भी सही नहीं है, और एक ऑप्शन मैंने दिया ऑल सही है। बताइए। हाँ, तुम ज़्यादातर लोगों का आंसर आएगा ए बी सी। अब ये गलत है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। देखिए, मैंने आपको एकदम स्पष्ट कहा था कि
पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल का आप अध्ययन करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। नव पाषाण काल के अंतर्गत क्या आता है, मैंने बताया था नव पाषाण काल के बाद कोई और काल अभी तक हमारे यहाँ पर आया नहीं आया। तो नहीं आया तो सिंधु घाटी सभ्यता भी किस काल में विकसित हुई होगी, नव पाषाण काल के अंदर। आज तुम जिस अवस्था में जी रहे हो वो किस पाषाण काल की देन है, नव पाषाण काल की देन है। तो इसका मतलब क्या है, चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करें, चाहे किसी सभ्यता का अध्ययन करें, तो आंसर क्या मिलेगा हमारा, ऑल। क्लियर बात है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा समझ के पढ़िएगा, रटने की कोशिश मत करो, समझ के पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आसान लगेंगी चीज़ें। क्लियर बात है ना। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं आज। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था पाषाण काल, इसके बाद पूरा लिखिएगा, एक हेडिंग लिखो और फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, पूरा ऐतिहासिक काल। पूरा ऐतिहासिक काल, पूरा ऐतिहासिक काल, पूरा ऐतिहासिक काल। देखो पूरा ऐतिहासिक काल, देखो जिस प्रकार, अब यहाँ से समझो, अगर आप रटोगे तो नहीं समझ में आएगा, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था, पाषाण काल, याद है ना, पाषाण काल। और पाषाण काल के बारे में मैंने बताया था, इसमें हमारी जानकारी का स्रोत क्या है, पत्थर से बने उपकरण, यानी पत्थर के उपकरण। अब उपकरण में चाहे वो हथियार, कोई भी हथियार हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई यूज करने वाली कोई भी चीज़ हो सकती है, उपकरण का मतलब तो यही होता है। अब यानी कि अगर हम जानकारी के स्रोत या अध्ययन का स्रोत पाषाण काल में देखेंगे तो पत्थर से बने उपकरण। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पूरा ऐतिहासिक काल को से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, पूरा ऐतिहासिक काल वो काल है जिसकी जानकारी का स्रोत हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं। क्या है, देखो लिखा है ना शब्द पूरा, क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य। क्या होंगे, पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि ऐसा काल जिसमें जानकारी के स्रोत हमारे क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है, वो क्या कहलाएगा, पूरा ऐतिहासिक काल। क्लियर बात है ना। ध्यान रखना, पाषाण काल, पूरा ऐतिहासिक काल, अभी बहुत सारे आदि ऐतिहासिक काल आएगा, सारी चीज़ों को धीरे धीरे आप याद रखिएगा। अब इसको नोट कर लो, ऐसा कालक्रम जिसका ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। ठीक है, अंतर समझ में आया, अंतर समझ में आया। पाषाण काल में किसका अध्ययन करेंगे, पत्थरों के, उपकरणों के। और यहाँ पर पूरा ऐतिहासिक काल में किसका अध्ययन करेंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों का। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने आपको बताया था मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, जिसको मैंने मृदभांड बोला था, हथियार हो सकता है किसी प्रकार का, औजार हो सकता है, बिदरनी हो सकती है, खुरपी हो सकती है, क्लियर बात है ना, फावड़ा हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अध्ययन करेंगे वो किस पे करेंगे हम, पूरा ऐतिहासिक काल। आगे एक अगला काल लिखिए, देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक लिखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, घा भी बनता है, आप ऑप्शन मिलेगा देख सकते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें आपको बहुत दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, क्लियर बात, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिए,
आदि ऐतिहासिक काल क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, आदि ऐतिहासिक काल क्या है। आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसकी जानकारी का स्रोत हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है। ध्यान से सुनना, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, साथ साथ में पुरातात्विक साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, साथ साथ में इसकी जानकारी के स्रोत हमारे पास साहित्यिक भी है। कैसा है, साहित्यिक भी है। अब ध्यान से सुनना आगे चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ। साहित्यिक स्रोत हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं किया गया, पढ़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पढ़ा गया? हम उस काल की लिपि के बारे में नहीं जानते थे कि आखिर में इसमें किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया है। जब हम लिपि के बारे में जानते ही नहीं है तो उसको हम पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। साक्ष्य जरूर है मेरे पास, साक्ष्य जरूर है, लेकिन लिपि के बारे में हमको ज्ञान है ही नहीं, तो उसके द्वारा लिखी हुई चीज़ों को हम पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे ही कहा जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल क्या है, तो आप सिंपल ये कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है जिसके जानकारी का स्रोत या हम लिखने बैठे हैं, कुछ भी ना इतिहास लिखने बैठे हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल में वो चीज़ें हैं हमारे यहाँ जिसके जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या चीज़ है? पुरातात्विक साक्ष्य भी है। कोई भी चीज़ रहे, बिल्डिंग ईंट्स वगैरह सिस्टम, नगर बसाव सिस्टम या कुछ भी रहे, साथ साथ में हम उस समय के हमारे पास क्या है? साहित्य भी लिखा हुआ है, साहित्य भी लिखा हुआ है, लिपि भी लिखी हुई है, लेकिन हम उस लिपि के बारे में पढ़ना नहीं जानते हैं। जब पढ़ना नहीं जानते तो वो साहित्य हमारे लिए उपयोगी है नहीं है। जैसे उदाहरण में अगर बात करेंगे तो आप उदाहरण में याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपको मैंने बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज भी पढ़ा नहीं गया है। क्लियर बात है ना? इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, तो आपका आंसर होता है अज्ञात लिपि। अज्ञात लिपि, अज्ञात लिपि का मतलब क्या है कि हमें ज्ञात नहीं है, लिपि जरूर थी लेकिन हमारे उपयोग में वहाँ पर नहीं कुछ भी है। क्लियर बात है ना? जब आगे मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में मैं डिटेल से बात वहाँ पर करूँगा। क्लियर बात है? अब इसको नोट कर लीजिए आप, लिखिए। आदि ऐतिहासिक काल में ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी का स्रोत ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य भी है तथा पुरातात्विक साक्ष्य भी है तथा साहित्य भी है किंतु साहित्य को पढ़ा नहीं गया है। किंतु साहित्य को पढ़ा नहीं गया है क्योंकि उस लिपि के बारे में मनुष्य को जानकारी नहीं है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर बात है ना? समझ में आया आपको? बताइए। अगला लिखिएगा, जो होता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, पहले इसको समझिएगा क्या है। तो सिंपल आप ऐतिहासिक काल को याद रखेंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ पे जानकारी के स्रोत हमारे पास पुरातात्विक है, पुरातात्विक साक्ष्य भी हमारे पास है और हमारे पास साहित्य भी है।
क्या है हमारे पास, साहित्य भी है, और यहाँ पर साहित्य को हमने पढ़ा है। इसका मतलब अगर हमने साहित्य को पढ़ा है तो लिपि के बारे में हमें ज्ञान है। जैसे आजकल हम जो हिंदी का यूज करते हैं वो देवनागरी लिपि का है, अगर हमको चीज़ें मिल जाती तो हम पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार के अशोक के शासनकाल में बहुत सारे अशोक ने अपने स्तंभों के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी, आपको पता है, इसीलिए वो शिलालेख लिखवाया करता था। तो इसका मतलब क्या है, उसकी लिपि को लोगों ने पढ़ लिया, और पढ़ लिया तभी तो बता रहे हैं कि उसका शिलालेख के बारे, एक शिलालेख उसका 13वां शिलालेख है, जिसमें ये जानकारी देता है कि गायों का वध ना किया जाए। क्लियर बात है ना, गायों का वध ना किया जाए, इसका मतलब क्या है, गाय उपयोगी है और वध ना किया जाए, इसके बारे में उसने बताया है। और बताया किसके माध्यम से है, इस माध्यम से बताया कि शिलालेख के माध्यम से बताया। और उसके नीचे लिखा भी है शिलालेख में कि ये शिलालेख किसने लिखवाया है, ये शिलालेख अशोक के द्वारा लिखवाया गया। आखिर में हमको ये पता ना चलता शिलालेख लिखा होता और लिपि के बारे में हमें ज्ञान होता ही नहीं, तो हम कैसे समझ पाते हैं कि आखिर में ये शिलालेख अशोक ने लिखवाया है। इसका मतलब क्या है, जानकारी का स्रोत जो है ना वो भी है, दोनों स्रोत हैं, और उसको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। लिपि के बारे में हमें जानकारी है। अब एक बार में ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, सब चीज़ का अंतर ये स्पष्ट याद रखो। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है पेपर में, इतनी माइनर सी चीज़ें बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं। जब ये माइनर सी चीज़ें पढ़ के नहीं जाते हैं और इतिहास पूरा पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन का अटैक यहीं से होता है। अटैक जब यहाँ से होता है तो वो सोचते हैं अब क्या करूँ मैं, और पूरा पढ़ाया पूरी मेहनत बेकार जाती है। ध्यान से सुनो, और पूछे भी गए हैं पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब ऐसा काल जिसके कालखंड की जानकारी का स्रोत हमारे पत्थर से बने उपकरण है, इसके अलावा एक भी लाइन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी है। क्लियर बात है ना। पूरा ऐतिहासिक काल जिसमें जानकारी के स्रोत हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं। क्लियर बात है, क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं करनी है जेब से, सुन लो। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें हमारे पास जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य भी है, साथ साथ में हमारे साथ साहित्य भी है, लेकिन साहित्य को हमने पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा, हमको उस लिपि का ज्ञान नहीं है। क्लियर बात है ना। उसके बारे में मैंने बताया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है कि ऐसा काल जिसमें जानकारी का स्रोत साहित्य और पुरातात्विक दोनों है, और हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, लिपि को पढ़ लिया है, यह मतलब साहित्य को हमने पढ़ लिया है और तब हमने इतिहास को लिखा है। क्लियर बात है, स्पष्ट हुआ सब चीज़ों के बारे में। अब इसको नीचे वालों को लिख लो, आपने ऐतिहासिक काल लिख लिया, लिखो ऐतिहासिक काल को, ऐसा काल जिसमें जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य व साहित्य दोनों हैं। पुरातात्विक स्रोत व साहित्य दोनों हैं तथा साहित्य को पढ़ा भी गया है। क्लियर बात है ना, समझ गए हो मैंने जो बताया है। बताओ, चलिए अब यहाँ तक हमारा जितना काल था वो हमारा कंप्लीट हुआ है, लेकिन अब इसके कला के बारे में हम जाएंगे थोड़ा सा, और कला के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि कला के बारे में समझने पे हम आपको बताएंगे कला किस प्रकार से, कला के बारे में भी अध्ययन करना पड़ता है। क्लियर बात है ना। चलिए अब कला के बारे में हम जाते हैं। देखिए इस काल में आपको कला का एकमात्र स्रोत जो मिलता है वो मिलता है आपको भीमबेटका की गुफाएं। क्लियर बात है ना। भीमबेटका की गुफाएं जो लोकेटेड है वर्तमान में कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। क्लियर बात है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो मध्य प्रदेश में जो गुफाएं हैं तो उसमें कला के बारे में, यानी कि मनुष्यों ने कुछ गुफाओं के अंदर चित्रकारी की है। मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना, अगर तुमने बात करने की कोशिश की आपस में तो गारंटी से तुम्हें समझा नहीं सकता कोई भी, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, किस प्रकार से कला के अध्ययन में, कला के बारे में पढ़ते किस तरह से हैं, कला के बारे में पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। कला के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पहले तो आपको वहाँ पर चित्रकारी
चित्रकारी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चित्रकारी की गई है तो चित्रकारी आखिर में किस आधार पर की गई है। जैसे चित्रकारी की गई होगी ना, तो वो पेंटिंग जो बनी है ना, पेंटिंग बनी है ना, वो किस पर बनी है? दीवार पे बनी है या किसी और चीज़ को दीवार के आगे लगा के बनाया गया है, या जैसे वर्तमान में आप देखते हो कि तो साबुन वाला ऐड होता है या किसी सरिया का ऐड होता है या किसी प्रकार का ऐड होता है, वो क्या करते हैं, तुरंत बना हुआ एकदम पैटर्न सा छापा सा लिया, लगाया दीवार पे, कलर किया, 2 मिनट में बनकर साफ। या उनके पास इस प्रकार के पैटर्न विकसित थे या उन्होंने हाथों से बनाया है, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बात है ना? यानी कि चित्रकारी का बनाने का उनका बेस क्या था, जिसको आप कैनवास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैनवास। क्या बोल सकते हैं? कैनवास क्या था। दूसरी चीज, चित्रकारी में उन्होंने किस प्रकार के ब्रश का उपयोग किया था, ब्रश का उपयोग किया है या क्या किया है, इसके बारे में कला में जानकारी लेनी पड़ती है। साथ साथ में इस काल में उन्होंने किस प्रकार के रंग का उपयोग किया है, आपको पता है रंग किस प्रकार का मोस्टली इसमें यूज किया गया है। क्लियर बात है ना? दूसरी चीज, जो चित्र बने हैं उनकी शैली, जैसे बहुत सारे आप चित्र देखते हैं, कुछ चित्र आपने जैसे एक्सरे मशीन में देखा होगा कि लाइनिंग रहती है हल्की हल्की सी, ग्राफ सा रहता है। कुछ चीज़ें आपने देखी होगी एक्सरे के अलावा, तुम और चित्र देखो, जैसे तुम अपना किसी प्रकार से फोटो बनवाओ तो आपका पूरा मुख रहता है। इसका मतलब क्या है, कहीं कहीं पे एक्सरे जैसी लाइनें होगी और कहीं कहीं पे अलग प्रकार से चित्र होते हैं, मतलब कहीं मतलब डार्क टाइप का होता है या मतलब मार्जिन टाइप का होता है। तो इस बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी चित्र डार्क है या मार्जिन टाइप का है। क्लियर बात है ना? मार्जिन टाइप का, इस बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बात है ना? साथ साथ में आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, चित्रों का जो बनाया गया है, उन चित्रों को किसके आधार पर बनाया गया होगा, क्या ध्यान में रख के बनाया गया होगा। साथ साथ में उसमें किस पशु के बारे में या किस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जैसे अगर आप भीमबेटका की गुफाओं को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो चित्र मिलता है वो सूअर के बारे में मिलता है। इसका मतलब क्या है, साथ साथ में पशु के बारे में मिलता है। साथ साथ में ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर गर्भ मतलब कोई भी पश छपा हुआ है और वो किस अवस्था में, गर्भ धारण अवस्था में है। इसका मतलब क्या है, इस चित्र के बारे में हमें जानकारी क्या मिलती है, इसका मतलब हमें जानकारी मिलती है कि आदमी का पशु के साथ में संबंध क्या था। संबंध क्या है? संबंध ये है कि वो व्यक्ति जब पशु गर्भ धारण किए है, इसका मतलब क्या है, उस समय उसका और मनुष्य का कनेक्शन आपस में रहा होगा। इसका मतलब तो यही है, आपस में दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे तभी से उसका चित्र बनाया है। इसका मतलब क्या है कि उसने किस पशु का ज़्यादा चित्र बनाया है। क्या बात है? ध्यान से सुनो, मैं ध्यान से फिर से रिपीट करता हूँ। कला में क्या पढ़ना पड़ता है? कला में ये नहीं पढ़ना पड़ता है कि डांस किस प्रकार से करता था, है ना। आप समझ रहे हो आजकल का जो आप आजकल देखते हो, कला मतलब कलात्मक बल्लेबाज, कला मतलब डांस, ठीक है। और डांस में कौन सा? भांगड़ा, और कौन सा? कंटेम्प्रेरी, हैं, हिप हॉप, लिरिकल, है ना, 50 तरीके के जो डांस आ गए, वो नहीं। क्लियर बात है ना? उनके बारे में नहीं, कला के बारे में ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है जो मैंने आपके सामने लिखा है। पेंटिंग किस पर बनी थी, बेस क्या था, ब्रश किस प्रकार का यूज किया गया था, रंग कौन से प्रयोग किए गए थे, इमेजेस का जो डार्क इमेज बनी थी एक्सरे साइज की बनी थी या दूसरी साइज की बनी थी, या पशु का यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस पशु को बनाया गया था। क्लियर बात है आपके दिमाग में? अब कला के बारे में क्या अध्ययन करते हैं। अब आ जाओ आप यहाँ पर कला के बारे में। चलिए अब देखो, यहाँ पर आपको जो पढ़ेंगे ना इस काल में, मैंने आपको बताया था इस काल में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ आप किसके बारे में, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। क्लियर बात है ना? किसको पढ़ेंगे? भीमबेटका की गुफाएं। एक बार आप अच्छी तरीके से जितना मैंने आपको बताया है उसको आप ध्यान से सुन लेना, जितना मैंने बताया है उसको ध्यान से सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सुनिए मेरी बात, यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं ना, ये भीमबेटका की गुफाएं लगभग 400 गुफाओं का
400 गुफाएं लगभग मिलती हैं, यानी कि गुफा एक नहीं है, गुफाएं कितनी हैं वहाँ पर? 400 गुफाएं हैं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो हमारा पेंटिंग जिस पर बनाई गई है, देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट दे रहा हूँ तो सिलेक्टिव है, अदरवाइज मैं चाहूँ तो इसमें बहुत देर तक आपके लिए बोल सकता हूँ, सब चीज़ों को मैं क्लियर बता सकता हूँ, लेकिन जितना उपयोगी है मैं उसको बताऊँगा। क्लियर बात है ना? पेंटिंग, जो आपकी पेंटिंग बनी है ना, वो किस प्रकार की पेंटिंग है? वो है भित्ति टाइप की पेंटिंग, जिसको भित्ति पेंटिंग बोलते हैं, अर्थात जिसका एक नाम और है दीवार पर बनी हुई पेंटिंग। किस पर बनी है? दीवार पे। तो भीमबेटका की गुफाओं में जो बनाना, जैसे कोई कागज़ पे बनाएगा पेंटिंग, कोई दीवार पे बनाएगा पेंटिंग, तो उन्होंने उस समय किस पर पेंटिंग बनाई थी? तो उस समय उन्होंने पेंटिंग किस पर बनाई है? गुफाओं पे। किस पर? गुफाओं की दीवारों पे। क्लियर बात है ना? तो ये मुद्दा तुम्हारा खत्म हुआ। मैं पॉइंट वाइज में बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। नंबर 2, ब्रश। इस काल में ब्रश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्लियर बात है ना? ब्रश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी ब्रश उस समय उन्होंने इतने एडवांस नहीं हो गए थे कि हाँ जानवर को मार लें, मारने के बाद उनके जो बाल हैं, बालों को लेके हम किसी प्रकार से कोई लकड़ी लें या किसी प्रकार का अर्जुमेंट करने के बाद बालों को फंसा लें, इतना उनको ज्ञान नहीं था। इसका मतलब क्या है? उन्होंने क्या किया था? ब्रश का उपयोग नहीं जानते थे। क्लियर बात है? समझ में आया? रंग, अब यहाँ से सुनो, रंगों का प्रयोग में ऐसा कहा जाता है कि इस काल में रंग जो है ना, वो 16 प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे। अब आपको वो 16 प्रकार के रंग कहाँ से आ गए? तो वो उस समय जानते थे चीज़ों को मिलाना। जैसे उन्होंने काला और लाल मिला दिया हुआ, नया रंग प्रकट हो गया। लेकिन इस काल में जो सर्वाधिक रंग देखने को मिलता है वो आपको मिलता है लाल, काला और सफ़ेद। लाल, काला और सफ़ेद, यानी कि यहाँ की गुफाओं पे चित्रकारी जो की गई है ना, वो किस प्रकार से कलर से की गई है? 16 कलर थे। ध्यान रखना, एग्जैक्ट 16 कलर थे। साथ साथ में कलर में क्या था? लाल, काला और सफ़ेद कलर रंगों का प्रयोग किया गया था, जिस जो प्रमुख कलर उपयोग में किए गए थे। अच्छा, इमेजें किस प्रकार से थी? तो इमेजों को मैं ध्यान में रखिएगा, इमेजें दोनों प्रकार से थी। कुछ इमेजें डार्क बनी हुई थी, मतलब जहाँ पर थोड़ा गहरा ज़्यादा रंगों का प्रयोग किया गया था। कुछ इमेजें एक्सरे टाइप में बनी थी, मतलब डोटेड टाइप में, एक्सरे टाइप में बनी थी। क्लियर बात है ना? यानी कि इमेज किस प्रकार की बनी हुई थी? कुछ तो डार्क टाइप से बनी थी, जहाँ पे चित्र आसानी से दिख रहा है, ज़रूरत वाली चीज़ें आसानी से दिख रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी बनी थी जहाँ पर सिर्फ एक्सरे, बहुत पतली पतली सी एकदम लाइन से दिख रही है, लाइनिंग डायग्राम बन रहा है। तो आप रफली डायग्राम बनाते हैं ना, जो भारत का नक्शा बनाने को बोलो, आप डॉट डॉट करके बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर बना था। पशु, यहाँ पर सबसे है ना, पशुओं को जो है ना, सुअर के चित्र ज़्यादा से ज़्यादा दीवारों पे बनाए गए हैं। क्लियर बात है ना? ये आपका कला हुआ। क्लियर बात है ना? समझ गए आप? मैंने बताया कला में अध्ययन किस प्रकार से करना है। ये आपका भीमबेटका की गुफाएं रही। क्लियर बात है ना? पहले आपको मैं बोल रहा हूँ, नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें थोड़ा और। कला का मतलब समझ में आया? पहले तो ये बताओ। चलिए लिखिए, पॉइंट वाइज लिखना। भीमबेटका की गुफाएं भीमबेटका की गुफाएं लगभग 400 थी। सेकंड पॉइंट, शैली, चित्रकारी की शैली भित्ति चित्र, आप भित्ति नहीं जानते हैं, भित्ति चित्र अर्थात भित्ति चित्र अर्थात चित्र दीवारों पर बने थे,
क्लियर बात है ना। अब आपके सामने दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। वहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन बनाएगा तो बना देगा, वहाँ पर लिखा होगा सिंध घाटी सभ्यता में किस प्रकार की चित्रकारी की शैली का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा भित्ति चित्र, मिल सकता है, भित्ति चित्र को टिक करेंगे। अगर भित्ति चित्र नहीं मिला तो क्या मिलेगा, दीवारों पर पेंटिंग। मतलब एक शब्द समझ लीजिए कि बेसमेंट क्या था, किस पर उन्होंने चित्र बनाया, कागज़ था, पत्ता था, या किस प्रकार से हमारा क्या नाम दीवार थी। जैसे आगे आप पढ़ोगे ना जाके आपको पता चलेगा मौर्य काल और गुप्त मरणोत्तर काल में आपको जब पता करेंगे तो वहाँ पर ये आपको पता करने को मिलता है कि चित्रकारी चावल पर भी होने लगी थी, यानी चावल पर भी चित्रकारी होने लगी थी। इसका मतलब क्या, कैनवास का स्रोत जिसको आप कैनवास बोलते हैं वो क्या है, हमारा पृष्ठभूमि क्या है जिस पर चित्रकारी हो रही है, तो वो कहाँ पर क्या है, चावल। और इस काल में क्या है, दीवार, क्योंकि गुफाएं खोजी गई थी, मनुष्य ने खुद तो बिल्डिंग बनाई नहीं थी। जब मनुष्य ने खुद नहीं बिल्डिंग बनाई है इसका मतलब क्या है, वो दीवार पर बनी होगी, और दीवार पर बनी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, भित्ति चित्र। क्लियर बात है ना। अगला लिखिए पॉइंट, इस काल में ब्रश के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस काल में ब्रश के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। रंग लिखिए, रंगों को लिखिए। रंग, इस काल में कुल 16 रंगों का प्रयोग किया गया था। नंबर याद रखना है आपको। इस काल में कुल 16 रंगों का प्रयोग किया गया था, जिसमें लाल काला, बस सफ़ेद का सर्वाधिक उपयोग किया गया। इसी में कंटिन्यू करना। यह रंग प्राकृतिक व खनिज संसाधनों से निर्मित थे। यह रंग प्राकृतिक व खनिज संसाधनों से निर्मित थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया है कि रंगों का जो प्रयोग किया गया वो 16 रंग थे। स्पष्ट क्लियर याद रखना है, अंडरलाइन करना है। दूसरी चीज़, सबसे प्रमुख कलर लाल, काला और सफ़ेद है। साथ में मैंने आपको बताया था इस काल में जो रंग जो प्रयोग किए गए हैं वो प्राकृतिक है। साथ साथ में प्राकृतिक होने के साथ साथ में ये कौन से रंग हैं, खनिजों के द्वारा, खनिजों के साथ में बने हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक रंग के बारे में तो आपको समझ में आता होगा स्पष्ट। जैसे हरे रंग का प्रयोग किया, उन्होंने कोई पत्ती तोड़ी और पत्ती को घिसना शुरू कर दिया, हरा रंग आ गया। फूल मिल गया कोई लाल कलर उन्होंने प्रयोग कर दिया। वाइट कलर का फूल मिल गया, वाइट कलर की कोई चीज़ मिल गई, उन्होंने उसको पेंटिंग कर दी। काला कलर कहाँ से आया, दिमाग में आपके आता होगा। तो ध्यान से सुनिए, आपको एक चीज़ मैंने बताई है, इस काल में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था। इस काल में उन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया था। उनको आग की जानकारी थी, आग का प्रयोग उनको करना सीख लिया। जब आग जलाएंगे तो सीधी सी बात है, वहाँ पर क्या मिलेगा, उन्हें कोयला मिल जाएगा। और कोयला कैसा होता है, काला। क्लियर बात है ना। और उन्होंने जैसे मिट्टी को उठाया होगा किसी जगह पे, कहीं पर मिट्टी उनको लाल मिली होगी। क्लियर बात है, नेचुरल है, मिट्टी लाल मिली होगी। कहीं पे मिट्टी गेरुए कलर की मिली होगी, कहीं मिली है उसको और अलग कलर की मिली होगी, और उन्होंने उसके सहायता से क्या कर दिया, पेंटिंग कर दी। क्लियर बात है ना, समझ में आया। मैंने बताया आपको, यानी कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर लिखिएगा अगला पॉइंट, चित्र
एक्सरे टाइप के भी मिलते हैं। शब्द लिखिएगा, चित्र एक्सरे टाइप के भी मिलते हैं। तथा 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 कुछ चित्र गहरे भी मिलते हैं। गहरे भी मिलते हैं। क्लियर बात है ना। अगला लिखिए, अगला पॉइंट बनाइए, विषय वस्तु। यानी विषय वस्तु क्या रही होगी, आखिर में जो चित्र बने हैं उनके विषय क्या रहा है। बहुत आसान चीज़ें मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, घर पे एक बार पढ़िएगा, बहुत समझ में आ जाएगा कला का मतलब। क्लियर बात है ना। पहला लिखिएगा शिकार में, लिखिएगा पहला लिखिएगा शिकार। शिकार, उसमें क्या मिलेगा आपको, शिकार मिलेगा। किसका शिकार करते थे वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा पशुओं का चित्रण। पशुओं का चित्रण, पशुओं का चित्रण। अगला लिखिएगा वनस्पतियों का चित्रण। वनस्पतियों का चित्रण, वनस्पतियों का चित्रण, ठीक है भाई। अगला लिखिएगा अनुष्ठानिक, अनुष्ठानिक चित्रण। अनुष्ठानिक चित्रण, अनुष्ठानिक चित्रण। अनुष्ठान का मतलब आप समझते हैं। अनुष्ठान का मतलब होता है जैसे पूजा की या कोई भी इस प्रकार का सामूहिक प्रकार से कार्यक्रम मनाया, वो कार्यक्रम किया तो उसको आप अनुष्ठान कहते हैं। क्लियर बात है ना। तीसरा लिखिएगा अनुष्ठान। अगला लिखिएगा अनुष्ठानिक के बाद में खाद्य संग्रहण का चित्रण। खाद्य संग्रहण का, खाद्य संग्रहण का चित्रण। खाद्य संग्रहण का चित्रण, खाद्य संग्रहण का चित्रण। क्लियर बात है ना, समझ में आया। बोलो बताइए। अब आगे एक नोट करके लिख लो। इस काल में सर्वाधिक, इस काल में सर्वाधिक, इस काल में सर्वाधिक इस काल में सर्वाधिक 29 प्रकार के पशुओं का चित्रण है। 29 प्रकार के पशुओं का चित्रण है। जिसमें सूअर का चित्र, सूअर का चित्र उल्लेखनीय है। सूअर का चित्र उल्लेखनीय है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब इतना लिख लिया आपने, कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको लिखना कुछ नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ताकि आपको चीज़ों के बारे में और स्पष्टता मिल जाए। देखिए गुफा के बारे में मैंने आपको पहले बताया, कलर 16 हैं। सबसे ज़्यादा कलर कौन सा है, सबसे ज़्यादा कलर है लाल, काला, सफ़ेद। विषय वस्तु हमारे उसके पास क्या है, शिकार, पशुओं के बारे में चित्र, सूअर का सर्वाधिक चित्र। तीसरा आपको पता होना चाहिए, क्या मैंने बताया, वनस्पति का चित्रण, खाद्य संग्रहण का चित्रण या फिर अनुष्ठानिक चित्रण। क्लियर बात है ना। ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर चित्र मिलेंगे। क्लियर बात है, स्पष्ट है। आगे देखो,
फिर मैंने बताया यहाँ पर 29 प्रकार के पशुओं का चित्रण आपको मिला है और 29 प्रकार के पशुओं में सबसे ज़्यादा सूअर का चित्र मिला है। ये बात स्पष्ट है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए। उन्होंने, मुद्दा ये है कि उन्होंने दीवार पर चित्रों को, ये चित्र क्यों बनाए हैं। जब तक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना, तो पढ़ाने की कोई वजह होगी ना। जब तक वजह स्पष्ट नहीं है तब तक तुम भी नहीं आओगे, मैं भी नहीं आऊँगा। आपका उद्देश्य है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए और हमारा उद्देश्य क्या है, कुछ अर्जन हो जाए, सिंपल सी बात है, वो स्पष्ट है। इसका मतलब क्या है कि जब तक उनका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तब तक वो चित्र बनाएंगे क्यों। तो देखिए, पशुओं का जब उन्होंने चित्र बनाया है तो पशुओं का चित्र बनाते समय उन्होंने इस बात की जानकारी रखी होगी, ध्यान में रखा होगा कि पशु हमारे जितने भी हैं कि कौन सा पशु हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, या पशुओं के साथ में उनका कुछ ना कुछ संबंध रहा होगा, चाहे उन्होंने शिकार करते समय बनाया हो चित्र और चाहे उन्होंने कुछ और कार्य करते समय बनाता हो। जैसे मैं आपको बताया था मैंने, जैसे गर्भ धारण कर रहे हुए किसी पशु का चित्र बना है। दूसरी चीज़, उन्होंने प्राकृतिक चीज़ों का बनाया होगा चित्र। इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक चीज़ों को बनाने के पीछे क्या है, उसका मान्यता ये है कि वो प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। जैसे जल के बारे में वो जानते होंगे, जल उनके जीवन में कितना उपयोगी है। अग्नि के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उनके जीवन में अग्नि का कितना बड़ा उपयोग है। क्लियर बात है ना। इन सब चीज़ों के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते, उपयोगिता के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। मैंने लिखा है एक शब्द अनुष्ठानिक। अनुष्ठान का मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा पूजा के सेंस में मत लीजिएगा, पूजा पाठ कर्मकांड के बारे में मत लीजिएगा, ठीक है। पूजा पाठ कर्मकांड नहीं, इसमें इस काल में पूजा पाठ कर्मकांड के बारे में कोई ठोस जानकारी है ही नहीं उपलब्ध। क्लियर बात है। लेकिन हाँ, कुछ सामूहिक कार्यक्रम किया करते होंगे वो बैठ के। क्लियर बात है ना। जैसे किसी भी चीज़ का इकट्ठे बैठ गए, कोई किसी शब्द का उच्चारण करते होंगे बैठ के, तो हो सकता है वो जिस समय उच्चारण कर रहे हो सकता है उन्होंने किसी का राम का नाम लिया हो, किसी और का नाम लिया हो। यानी कि कुछ इस तरह से किया करते हैं, सामूहिक तरीके से गैदरिंग किया करते थे, जिसके साक्ष्य भी कहाँ मिलते हैं, हमको भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। क्लियर बात है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे ना थोड़ा जाके, तो आगे जब आपको मैं थोड़ा और जाके मैं पढ़ाऊँगा वैदिक काल, तो वैदिक काल में आपको एक चीज़ पढ़ने को मिलेगी। वहाँ पर आप व्यक्ति ने, जो पुराने व्यक्ति थे, पुराने समय में जो भी हमारे पास था ना, हमने क्या कर दिया, प्रत्येक चीज़ से किसी न किसी देवी देवता को लिंक कर दिया। जैसे जल है, जल के साथ हमने किस देवता को रख दिया, साथ में कहा इसमें किसका निवास होता है, वरुण का निवास होता है। उसी प्रकार से हमने चाहे कोई भी, अग्नि में किस प्रकार कौन से देवता का निवास होता है, अग्नि देवता का निवास होता है। यानी कि कोई भी आप किसी भी प्रकार से चीज़ों को देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इस जगह पे इसका निवास होता है, इस जगह पे इसका निवास होता है। इसकी पद्धति क्या होगी, इसका मतलब पद्धति इसकी ये थी कि अगर व्यक्ति ये चीज़ों को मानता है तो बढ़िया है, ना माने तो आपको पता है कि देवताओं से बैर कौन मोल लेगा। जैसे जल आप गंदा करेंगे तो जब आप जल में घुसेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जल को गंदा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देवता को गंदा कर रहे हैं और इसमें किसका निवास है, वरुण का निवास है। इसका मतलब क्या है, जल को आप प्रदूषित करने से बचाएंगे। प्रत्येक चीज़ में धीरे धीरे क्या कर दिया था लोगों ने, कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी न किसी देवता का वास बता दिया गया था। क्लियर बात है ना। इस प्रकार के साक्ष्य आगे आपको जानने को मिलेंगे, मैं तो आपको पढ़ाऊँगा भी। क्लियर। इसका मतलब क्या है, कुल मिला के इस काल में जो आपको जानकारी की चीज़ें मिली हैं, पूजा का साक्ष्य कुछ मिलता नहीं है और सारी चीज़ों के बारे में आपको मैंने धीरे धीरे क्लियर बता दिया। तो कला के बारे में मैंने आपको बता दिया, चित्र किस प्रकार से बने थे, कौन सा चित्र सबसे प्रमुख था, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है, तो इसको अब इतना रखिएगा। इसके बाद में आप जो है ना एक नई हेडिंग डाल लीजिएगा और इसको मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। क्लियर बात है ना, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर बात है ना। चलिए इतना रखिएगा इसको, ठीक है।